Hello, good morning students. Now we again discuss the chemical reaction of alkenes. तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, एल्केन जो होते हैं हमारे पास उन्हें हम पैराफिन्स बोलते हैं. पैराफिन्स का मतलब होता है वेरी लिटिल रिएक्टिव. तो इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है. उसका रीज़न क्या होता है कि इसमें अनसेचुरेशन नहीं होता है. सेचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो इनमें मेनली कौन से रिएक्शन होंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी. तो एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकती है क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मिसिंग होता है. इसलिए मेनली हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है. तो फर्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. तो एल्केन की हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी, मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा देते हैं. ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, आइदर 500 से ग्रेटर टेम्परेचर पे होगी. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोरोमीथेन आ जाएगा, साथ में HCl इसमें से रिमूव हो जाता है. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते जाएंगे, एक HCl रिमूव होता जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन से रिप्लेस होता जाएगा. यहाँ पे CH2Cl2 आ गया. फिर दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CHCl3 आ जाएगा. फिर दोबारा से सेम स्टेप हमने करवाया तो सभी जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम थे वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे. तो इस तरह से मीथेन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो सभी हाइड्रोजन एटम्स को हमने क्लोरीन से रिप्लेस करवा दिया है. सेकंड हमारे पास रिएक्शन है ब्रोमिनेशन रिएक्शन. ब्रोमिनेशन में भी सेम हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. ये हमने इथेन लिया हुआ था तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ब्रोमो इथेन मिल जाता है. साथ में एक HBr मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट हम इसमें रिएक्शन देखते हैं आयोडीनेशन रिएक्शन. आयोडीनेशन में हम मीथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा देंगे. तो यहाँ पे आयोडोमीथेन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड इसमें से रिमूव हो जाता है. अब बीइंग हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए वेरी रिएक्टिव एसिड, तो जो हमारे पास ये रिएक्टिव एसिड है ये वापस से किसके साथ रिएक्शन करेगा? आयोडोमीथेन के साथ रिएक्शन करेगा और इसे वापस मीथेन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा. अब ये रिएक्शन हमें सिर्फ अगर फॉरवर्ड में करवानी है, यानी कि हमें सिर्फ आयोडोमीथेन चाहिए, हम बैकवर्ड में नहीं करवाना चाहते ये रिएक्शन, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड यूज़ करना पड़ेगा जो हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज़ कर लेता है. तो इसके लिए हम HiO3 का भी यूज़ कर सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं और हम HGO का भी यूज़ कर सकते हैं. ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगी और जो HiO3 है ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है. नाइट्रिक एसिड वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा. Hg से HgI2 में कन्वर्ट कर देता है. तो ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी फिर, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे यूज़ हो चुका होगा. फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में हम फ्लोरीनेशन रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं. रीज़न क्या होता है? फ्लोरीनेशन रिएक्शन हमारे पास एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो ये एक्सप्लोड कर जाएंगी. तो इन रिएक्शन को हम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करवाते हैं. हम फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम उसे रिप्लेस करवाते हैं. पहले से एग्जिस्टिंग हमारे पास एक RX ग्रुप होगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड पहले से बना हुआ है. तो इसकी रिएक्शन हम फिर किसके साथ करवा सकते हैं? Hg2F2 के साथ करवा सकते हैं. सिल्वर फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है. एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन एटम 4 या 4 से ज़्यादा रहते हैं तो सबसे प्रीफर्ड हमारे पास जो यहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट रहेगा वो क्या होगा? SbF3 रहेगा. SbF3 के साथ फिर हम रिएक्शन करवाते हैं जब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन एटम है 4 और ग्रेटर देन 4 होते हैं. तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन. तो जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो या तो सनलाइट में हो रही थी या फिर हमारे 500 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही थी. तो इन कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है जब भी हम सनलाइट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास 3 स्टेप्स रहते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन रिएक्शन. तो चेन यहाँ पे इनिशिएट होगी. कैसे इनिशिएट होगी चेन? हमारी जो क्लोरीन है हमारा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फ्यूजन होगा. मैंने आपको बताया था होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? जब हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड में
इवन जो हमारे पास डिसोसिएशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये हमारा होमोलिटिक फ्यूजन, और यहाँ से क्या जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप रहता है चेन प्रोपेगेशन, यानी कि चेन प्रोसीड करती है। अब ये चेन प्रोसीड कैसे करेगी, मिथेन जो है हमारे पास, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मिथेन जो है हमारे पास, ठीक है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, इसमें दोबारा से फिर इवन डिफ्यूजन होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये HCl बना देंगे, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे ये क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें फिर होमोलिटिक फ्यूजन होगा, और ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाएगा, और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो गया। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो लास्ट में जनरेट हो गया, ये इस स्टेप को, यानी कि इसी स्टेप पे हम वापस से पहुंच गए फर्स्ट वाले स्टेप पे। तो ये स्टेप अगेन 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 रिपीट होता जाएगा, और ये वाले प्रोडक्ट हमारे जनरेट होते जाएंगे। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, चेन प्रोपेगेशन स्टेप बोल रहे हैं। तो लास्ट हमारे पास आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप मीन्स ये चेन अब हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी, सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, अगर दो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो हैं हमारे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर एक मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास लास्ट में बचता है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल लास्ट में बचता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही 3 स्टेप हैं हमारे पास जिनके थ्रू ये चेन टर्मिनेट हो सकती है। यही 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सिंपली बेटा हमेशा ये आपको याद रखना पड़ेगा, नाइट्रेशन में हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब भी हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कौन सा ग्रुप अटैच होगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा। हमने मीथेन की रिएक्शन करवाई नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसके साथ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप हम इसमें अटैच कर देंगे, तो ये क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन बन गया, और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाता है। प्रोपेन हमने लिया, तो यहाँ पे देखो पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या रहेंगे, 1 नाइट्रो प्रोपेन भी आ सकता है, 2 नाइट्रो प्रोपेन भी आ सकता है, एंड नाइट्रो इथेन भी आ सकता है। ये तीनों हमारे पास पॉसिबल आउटकम रहते हैं। ये 25% बन सकता है, ये 40% बन सकता है, ये 10% बन सकता है। इसके साथ में हमारे पास नाइट्रोमीथेन भी बन सकता है, ये 25% रहेगा। तो ये सारी इसमें पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो मेन जो हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप वाला हम वो लिख देंगे, ठीक है। 1 नाइट्रो और 2 नाइट्रो वाले कंपाउंड हमारे मेनली हम इसमें शो करते हैं। मैकेनिज्म, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, वो कैसे डिसोशिएट होगा, HO फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल। तो ये HO फ्री रेडिकल जो है ये एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल हमारे पास बच जाएगा। एल्काइल फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, RNO2 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास नाइट्रो एल्केन बन गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम हमेशा किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, कौन सा वाला ग्रुप अटैच होगा, SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच होता है। तो इसमें हमें सिंपल सा दे रखा है N-हेक्सेन है बेटा ये, ठीक है। ये CH2 जो दे रखा है, इसका मतलब ये 4 कार्बन एटम ऐसे लाइन में ही अटैच है। तो ये N-हेक्सेन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसका नेमिंग अगर IUPAC नेम अगर हम लिखें तो क्या होगा, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड और हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती हैं ऑक्सीडेशन वाली। तो सिंपल है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होंगे, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमें हमेशा CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने मीथेन लिया था स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई, CO2 प्लस वाटर मिल गया, डेल्टा H, यानी कि ये बर्न हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे हमारी, डेल्टा H की वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसको इंडिकेट कर रही है। ये हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन आ जाती है अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हमें जो एल्केन है उसको अगर हमें ऑक्सीडेशन में लेके जाना है तो उसके लिए बैलेंस इक्वेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे CnH2n+2 प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 अमाउंट में ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, n अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और n+1 अमाउंट में जो H2O है वो प्रोड्यूस होता है। CO2 यहाँ पे n अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, n+1 अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स एल्कीन अगर हमें दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। सिंपल मीथेन इथेन अगर दे रखे हैं तो डायरेक्ट बैलेंसिंग कर लेना, वो हो जाएगी। इनकम्प्लीट कंबशन, तो अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब यानी कि पूरी तरह से हमने बर्न नहीं किया है अब की बार अपने हाइड्रोकार्बन को, तो इनकम्प्लीट अगर हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उसमें डिफर आउटकम हमारे पास रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने मीथेन लिया है और हम लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा। मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, अब की बार हमने मीथेन लिमिटेड अमाउंट में ले लिया तो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है। ये कार्बन ब्लैक किस में काम आता है बेटा, ये बूट पॉलिश बनाने के लिए काम आता है। प्रिंटर की इंक जो आपने देखी है जो पाउडर फॉर्म में वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है तो वो कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन की रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ करवा देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक गैस और सिनेगस। ये मिक्सचर इंडस्ट्रियल मेथड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाईहाइड्रोजन गैस हम प्रिपेयर करते हैं और भी बहुत सारे कंपाउंड इसमें से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। अब इसमें मेन आपको कैटलिस्ट आप क्या यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट सब में ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो हम मीथेन का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम इसे क्या करते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन गैस को कॉपर ट्यूब में फिल करके 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे उस कॉपर ट्यूब को हीट कर देते हैं। तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दोनों की रिएक्शन होके किस में चेंज हो जाएगा, ये मिथेनॉल के अंदर। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड हमने यूज़ किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। मिथेनॉल मिल जाएगा, मिथेनॉल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर हम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ किसी भी एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट था हमारे पास आइसोब्यूटेन हमने लिया, इसको हम KMnO4 सभी जानते हैं क्या होता है। KMnO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी हेल्प से हमने अगर इस एल्केन को ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पे OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये 4 हमने डिफर हमने रिएक्शन कंडीशन देखी है और 4 के 4 में डिफर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या किया था, मीथेन और ऑक्सीजन हमने लिया था और उसे कॉपर ट्यूब के साथ लेते हैं, कॉपर ट्यूब में फिल कर देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिथेनॉल मिल जाता है। हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, मिथेनॉल मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन ही यूज़ किया लेकिन हमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ किया साथ में। कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। थर्ड था हमारे पास, अगर हम एल्केन लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, सो इट विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करने पे एल्केन को हमें हमेशा क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम आइसोब्यूटेन लेते हैं, आइसोब्यूटेन हमने ले लिया, उसको ऑक्सीडाइज करवाया, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाया, KMnO की हेल्प से हमने उसको ऑक्सीडाइज करवाया तो हमें अल्कोहल मिलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
सो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पे हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जनरली ये चीज़ याद रखना, जनरली आप इनमें देखोगे ना, जो आइसोमेरिज्म के लिए जो हम यहाँ पे रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, AlCl3 होता है HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे N ब्यूटेन हमने लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl हमने यूज़ किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह N हेक्सेन लिया तो ये 2 मिथाइल पेंटेन या फिर 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कौन से अमाउंट में बनेगा, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। तो ये 3 मिथाइल पेंटेन हमारा ज़्यादा अमाउंट में बनना चाहिए और ये 2 मिथाइल पेंटेन जो है हमारा कम अमाउंट में बनेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास रिएक्शन आ जाती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देना। इसमें हम सिंपली क्या ले रहे हैं, हेक्सेन ले रहे हैं, नॉर्मल हेक्सेन। ये जस्ट रिएक्शन दिखाने के लिए हमने ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लिख लिया है, आप जस्ट इसको स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे ये जो कैटलिस्ट हैं, ये कैटलिस्ट हमें याद रखने पड़ेंगे बेटा। क्या क्या यूज़ किया हमने, क्रोमियम ऑक्साइड, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप हमारे पास रहता है साइक्लाइजेशन, यानी कि इन दोनों CH3 में से एक हाइड्रोजन दोनों में से चला जाएगा। H2 इसमें से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसमें साइक्लाइजेशन हो गया। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें डिहाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं, यानी कि फर्दर कितने हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। अभी इसमें एक हाइड्रोजन जाने के बाद भी हर एक कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हमने सब में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये C6H6 यानी कि बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजीन के अंदर। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे N हेक्सेन की बजाय N हेप्टेन ले लेते हैं और सेम कैटलिस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला ही कार्बन एटम इसके साथ साइक्लाइजेशन में जाता है और यहाँ पे हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। साइक्लोहेक्सेन से फर्दर क्या मिलना चाहिए हमें, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाती है, बेंजीन रिंग के साथ CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोल्यून। क्या नाम होता है इसका, टोल्यून। बेंजीन रिंग के साथ CH3, तो ये हमें यहाँ पे कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा, टोल्यून मिल जाएगा। तो ये हमारी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, पायरो मीन्स होता है हीट, पायरो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हीट। लिसिस मीन्स होता है डिसोसिएशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह पायरोलिसिस है, पायरोलिसिस मीन्स डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ हीट। तो हीट की हेल्प से हम जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, बिगर हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखा रखा है, हेक्सेन है हमारे पास 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 773 मीन्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे ब्रेक करवा देते हैं। तो ये ब्रेक करने से किस में चेंज हो जाता है, हेक्सेन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर दे सकता है, प्लस ये ब्यूटीन प्लस इथेन का मिक्सचर दे सकता है, प्लस ये प्रोपीन, इथीन एंड मीथेन, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर दे सकता है। और ये वाली रिएक्शन जनरली कहाँ पे होती है, जो हमारे पास ये पेट्रोलियम प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर बेसिकली हम क्रैकिंग ही करवा रहे होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्रैकिंग करवाते हैं और उससे मेन हमें फिर जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है, यूजेबल हाइड्रोकार्बन है, वो मिलते हैं। यूजेस ऑफ एल्केन, ये आप जस्ट एक बार रीड कर लेना बेटा एनसीईआरटी में से। यूजेस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन में करते हैं, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में करते हैं, और हमारे पास जो ये फिरोन्स होते हैं जिनको हम इसमें AC के अंदर जो गैस फिल होती है वो फिरोन होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CF2Cl2। ठीक है, तो CF2Cl2 कैसे बनाएंगे, CCl4 जो हमने अभी अभी देखा था, हमने प्रिपेयर किया था, उसका फ्लोरिनेशन हम करवा देते हैं, तो वहाँ से हमें फिरोन मिल जाएगी। तो वो AC के अंदर जो गैस, कूलेंट गैस होती है, वो फिल करने के लिए काम आता है। जो रेफ्रिजरेशन होते हैं, जितनी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होती हैं, उनके अंदर भी यही सेम गैस यूज़ की जाती है। मीथेन गैस का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं, इतना हमने इसमें से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो
और स्पेस आइसोमेरिज्म भी हम इसे बोल सकते हैं। आइसोमर विच हैव द सेम स्ट्रक्चर formula but different relative arrangement of atom or group in space is called stereoisomerism. तो ये हमारे पास मेनली क्या है, स्पेस आइसोमेरिज्म है। इसमें हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्केन के कॉन्फॉर्मर्स किस तरह से होंगे। अब एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन हम सबको पता है, एल्कीन में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम, सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहनी चाहिए। कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इथेन अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इथेन में हमारे पास ये 2 प्रोजेक्शन फॉर्मूला रहते हैं, 2 तरह से हम इसको, यानी कि जो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्फॉर्मेशन की, 2 तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास सोहॉर्स फॉर्मूला रहता है और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला रहता है। सोहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आपको ये स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सोहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसमें किस तरह से होता है बेटा, ये हमारे पास फ्रंट वाला कार्बन एटम है और ये बैक साइड कार्बन एटम है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम एक पेन की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर एक आप पेन होल्ड करते हो अपने हाथ में, तो जो पेन की टिप है आपकी, ठीक है, तो वो फ्रंट वाले कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो पेन के लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो लास्ट वाले इस कार्बन एटम को, जो रियर साइड कार्बन एटम है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो हाइड्रोजन है हमारे, जो हर एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 3, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है तो वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है, तो 3 बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। अब ये हाइड्रोजन अगर सेम साइड होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सेम साइड रहते हैं, तो इसे हम इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। और जो ये साइड में है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, अगर ये एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन था इसको जस्ट हमने नीचे की तरफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो ये स्टैगर्ड हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन आ जाती है, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला कार्बन एटम था उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक साइड कार्बन एटम है हमारे पास उसे हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा यहाँ पे। तो इसमें अब हमें क्या करना है, देखो ये फ्रंट वाला कार्बन एटम है, इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम हमें ऐसे अटैच कर देने हैं, और ये बैक वाला जो कार्बन एटम है हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये लाइन हमें जस्ट सर्कल तक ही लेके आनी है, इसमें अंदर तक मत लेके आना है, वरना ये गलत हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, हमने फ्रंट वाले कार्बन के साथ ही 6 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है यहाँ तक ही हम ये 3 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्म हमारे पास कैसे होगी, देखो ये हाइड्रोजन इस तरह से, और ये पीछे वाले जो 3 हाइड्रोजन थे ये इससे जस्ट अपोजिट में। तो अपोजिट वाले कौन से होते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। अगर ये एक दूसरे के जस्ट सामने आ जाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है, इक्लिप्स फॉर्म। ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली फॉर्म कौन से आ जाएगी, स्क्यू फॉर्म। अब इसमें इसको ज़्यादा और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ और यहाँ पे देखते हैं। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमें ग्राफ दे रखा है, और हम इन जो हाइड्रोजन्स हैं इनको 60 के एंगल पे रोटेट करते जा रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हैं 60 के एंगल पे हैं, फिर 60 के एंगल पे रोटेट किया तो 120, ठीक है, तो 120 ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी, स्टैगर्ड फॉर्म। तो 60 पे जाके ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, इक्लिप्स फॉर्म में, फिर नीचे आएगी तो स्टैगर्ड फॉर्म, फिर ऊपर जाएगी तो इक्लिप्स फॉर्म। तो इस तरह से ये स्टैगर्ड इक्लिप्स इसमें चेंज होती जाती है। अब देखो बच्चों, जहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड रहेंगे वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, तो जो भी इक्लिप्स फॉर्म होती है उनकी एनर्जी जो होती है ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम रहेगी। स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम रहती है और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ज़्यादा रहती है। तो ये इस तरह से स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म थी हमारे पास, ये कॉन्फॉर्मेशन था, कॉन्फॉर्मेशन इन एल्कीन। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है एल्कीन।
सो एल्कीन वाले पार्ट में जस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमें एल्कीन के लिए दी गई है। एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें एक बॉन्ड हमारे पास कैसा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कैसा रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें ये बॉन्ड एंगल कितना रहता है, वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की में हमेशा कैसा होता है, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप रहेगी। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप रहेगी तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन अब ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड का मतलब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इनको थोड़ा सा ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है हमारा थोड़ा सा 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये 120 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये 121.7 डिग्री हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 116.6 डिग्री हो जाता है। क्यों होगा, वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा। तो ये रेगुलर 120 के एंगल से थोड़ा सा स्क्वीज होके कितना हो गया, 116.6, और ये कितना हो जाता है, 121.7। नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। सो नोमेनक्लेचर अगेन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अच्छे तरह से IUPAC नेमिंग कर ली होगी बेटा। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है नेमिंग में तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना कि जो भी नेमिंग वगैरह ना आए आपको, मैं दोबारा से इससे रिलेटेड एक टॉपिक दोबारा से करवा दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने ये अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिंपल है बेटा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, ब्यूट 1 इन। अब इसी में ये डबल बॉन्ड जो है हमारे वो अगर सेकंड कार्बन पे हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम ब्रांचिंग फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो जाएगा। तो तीनों का नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, डबल बॉन्ड तीनों में एक ही है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब जो एल्कीन है हमारे पास उसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड में क्या आ जाता है बेटा, एक स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है और एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड 360 के एंगल पे कैसे मर्जी रोटेट हो सकता है, डिसोशिएट नहीं होगा। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड है हमारे पास तो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रोटेट करवाएंगे अगर हम डबल बॉन्ड को तो वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एक एंगल तक ही वो यानी कि रोटेट हो सकता है, उससे आगे वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसमें एक हमारे पास क्या आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइज हो जाती है। कौन सी आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएगी, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या रहती है, ये जो डबल बॉन्ड के अराउंड एक कार्बन एटम है, यहाँ पे जो ये दो ग्रुप हैं ये दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो आइसोमेरिज्म अराइज हो सकती है। अब अगर सिमिलर ग्रुप जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे आ जाते हैं तो वो हमारे पास सिस आइसोमर होगा। अगर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेम ग्रुप हमारे पास सेम साइड में आ जाते हैं तो वो हमारे पास सिस आइसोमर होता है, और अगर सिमिलर ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर होता है। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो जो हमारे पास एल्कीन रहेंगे तो उसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर पॉसिबल्स हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दिया मेल्टिंग पॉइंट। अब इन दोनों में से सिस और ट्रांस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली बेटा एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जिस भी मॉलिक्यूल में जो रिपल्सन है या कोई भी जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो जितने कम रहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ट्रांस वाले में ट्रांस आइसोमर जो है हमारे पास उसमें रिपल्शन कम है, और जो सिस आइसोमर है उसमें रिपल्शन ज़्यादा है क्योंकि ये सेम साइड हो गए। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका
मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, 134 केल्विन है इसका, और इसका क्या है ज़्यादा रहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 167 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी के केस में हम क्या कह सकते हैं, हर एक हाइड्रोकार्बन जो है होता है हमारा वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये भी वाटर के अंदर क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। और बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर ये सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, जो सिस आइसोमर होते हैं उनकी डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव होती है, जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनकी डाइपोल मूवमेंट जीरो रहेगी, क्योंकि ये इक्वल मॉलिक्यूल हो जाते हैं और अपोजिट हो जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है, डाइपोल मूवमेंट हमारी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का केस आ जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज हाइयर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। अब इसका रीज़न क्या आ गया भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये कैसा है, इसकी डाइपोल मोमेंट अभी अभी हमने देखी थी बेटा, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 277 केल्विन। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 274 केल्विन है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सिस और ट्रांस आइसोमर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मैंने अभी ये मेन कंडीशन आपको बता ही दी है। हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो एक कार्बन है, इसमें ए और बी दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम आ जाते हैं तो उसमें हमारे पास एक डिफर टाइप की आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएगी। तो इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, ई एंड जेड आइसोमर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ई एंड जेड आइसोमर। ई एंड जेड आइसोमर में हमें क्या करना होता है, अगर कार्बन के डबल बॉन्ड के अराउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ए और बी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये चारों मॉलिक्यूल अगर डिफर हैं, ठीक है, तो हम कैसे वो उनको चूज़ करेंगे, इसमें ए और बी में से हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम या तो मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं या एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, तो क्लोरीन में और कार्बन में से, दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन का ज़्यादा रहेगा। तो जो क्लोरीन होगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, उसको 1 नंबर दे देंगे। सेम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। तो इन दोनों में से हम चूज़ करेंगे जो भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमारे पास CH2CH3 है। तो अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो 2 कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 1। तो उसको जहाँ पे 2 कार्बन एटम है उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में हो जाते हैं तो वो हमारे पास जेड कॉन्फॉर्मेशन रहेगा, और अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं तो वो ई कॉन्फॉर्मेशन रहेगा। तो इसमें आप याद कैसे रखोगे कि भाई जेड कौन सा